वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। इस वीडियो में आज हम लोग फ्रेंड्स 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें आपको सभी सेक्शन से प्रश्न मिलेगा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान से। सभी को पता है फ्रेंड्स कि 14 मार्च और 21 मार्च को बिहार पुलिस का डेट फिक्स है, यानी बिहार कांस्टेबल के एग्जाम 14 मार्च और 21 मार्च का होगा। तो आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, अभी से आप कंटिन्यू तैयारी करते रहें। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए फ्रेंड्स, आपको अभी से लेके कंटिन्यू बिहार कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला उसकी तैयारी इस चैनल पे कराई जाएगी फ्रेंड्स। और प्रत्येक दिन आपको 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस से डिस्क्रिप्शन के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा। शाम के टाइम में 8 से 8:30 बजे के बीच में प्रत्येक दिन आपको 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस दे दिया जाएगा फ्रेंड्स। और मेरे पास बहुत सारा प्रैक्टिस सेट 10-12 प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। जो अच्छा प्रैक्टिस सेट वही आप लोग को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और सवेरे के टाइम में फ्रेंड्स आप लोग का मॉक टेस्ट होगा, जिसमें 50 प्रश्न उसको क्वेश्चन टाइप करके मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। और उसका प्रैक्टिस सेट बना करके वेबसाइट पर भी डाल दूंगा। तो प्रत्येक दिन 50 को मॉक टेस्ट जरूर दें सवेरे के टाइम में फ्रेंड्स। और शाम के टाइम में आप है जो 100 नंबर का फुल प्रैक्टिस सेट देखें। इतना करते चले फ्रेंड्स, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें टोटल 100 प्रश्न है। पहला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा रबर के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। गेस करते चलेगा आप लोग फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि एक से ज़्यादा उत्तर नहीं बताने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं इसका जो राइट आंसर है वो बता देता हूँ, उसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न है वो भी मैं बताता चलूँगा। तो इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। तो जहाँ पे आपका प्रश्न लगता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर और प्रश्न बन रहा है और पूछा जाता है, तो उसको मैं डिस्क्राइब करते हुए चलूँगा। लेकिन पहले जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका आंसर देख लीजिएगा। तो आज का पहला सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रबर के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, पहला का राइट आंसर हो जाएगा सल्फर हो जाएगा। सल्फर यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 को देखें कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन आपके सामने है, गेस करते चलिएगा। सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। रेटिना, रेटिना देखिए फ्रेंड्स अंग्रेजी टर्म है, इसका कहीं कहीं पे हिंदी दिया रहेगा दृष्टिपटल, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रेटिना रहे या दृष्टिपटल, रेटिना मीन्स क्या होता है, दृष्टिपटल होता है। अब देखिए इससे आपका, तो इसका आंसर देख लिया फ्रेंड्स कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टिपटल पे बनता है। अब इससे सवाल देखिए क्या होता है फ्रेंड्स कि जो बनता है प्रतिबिंब वो कैसा बनता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो याद रखिए कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रश्न में पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने कि कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो कास्टिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका किस तरह से अनुसूत्र कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि आपका NaOH, ठीक है। ये हो गया आपका अनुसूत्र इसका, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से लिखा जाता है। तो सवाल आपका ही पूछा जा रहा था कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसका देख लिए फ्रेंड्स। अब देखिए सवाल कभी कभी पूछा है फ्रेंड्स आपका धोवन सोडा, तो धोवन सोडा का क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। याद रखिए धोवन सोडा का जो क्या किसे कहते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट को आपका है जो क्या कहते हैं, धवन सोडा कहते हैं। याद रखिएगा ये भी पूछा जाता है। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। थोड़ा वक्त देखिए पढ़ें फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एग्जाम में तो 2 घंटा का वक्त मिलता है, लेकिन आपका यहाँ फुल प्रैक्टिस सेट मैथ के साथ में और सभी इंग्लिश के साथ में 1 घंटा तो कम से कम देना पड़ेगा, तभी आपका पूरा कंप्लीट होगा। पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें। सवाल नंबर 4 को देखें, कह रहा है कि डिप्लोपिया, ठीक है, क्या है, डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है। तो देखिए डिप्लोपिया बीमारी है जो आपका मानव के आंख से संबंधित है। सवाल नंबर 4 का है जो ऑप्शन नंबर सी है। और देखिए हो गया फ्रेंड्स जैसे ट्रेकोमा एक होता है, ये भी याद रखिए। ये इसका आंसर तो देख लिए फ्रेंड्स, अब साइड से जो बताते हैं वो भी सुनते चलिए। तो अभी हम लोग ने देखा डिप्लोपिया, डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से है, तो आंख से है। और देखिए एक होता है ट्रेकोमा, होता है क्या होता है, ट्रेकोमा, ट्रेकोमा हो गया। उसके बाद में क्या होता है, ग्लूकोमा, ये सब याद रखिएगा। ट्रिकोमा हो गया, ग्लूकोमा हो गया, ये सभी है जो आंख से संबंधित ही बीमारी है। ग्लूकोमा को क्या फ्रेंड्स कहते हैं, हम काला मोतिया बिंद भी कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोमा मीन्स काला मोतिया बिंद होता है, याद रखिएगा। तो अभी हमने 3 देखा फ्रेंड्स, एक तो देखें डिप्लोपिया, ट्रिकोमा, ग्लूकोमा, ये सभी है जो आपका आंख से संबंधित बीमारी है। तो सवाल नंबर 4 का
जो ये डिप्लोपिया था, जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सवाल नंबर 5 को देखें कि स्याही बनाने में कौन सा अम्ल का काम में लाया जाता है। जो स्याही बनता है, जो हम देखिए पेन में रहता है फ्रेंड्स, तो उसके लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, गेस करिए। ऑप्शन ए में क्रोमिकल अम्ल, बी में साइट्रिक अम्ल, सी में क्लोरोनिलिक अम्ल और डी में है फ्यूमेरिक अम्ल। सवाल नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्यूमेरिक अम्ल का प्रयोग है जो स्याही बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब जिससे संबंधित एक प्रश्न साइट्रिक अम्ल है, तो साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है फ्रेंड्स, तो खट्टे फल नींबू में आपको साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये आपका जो होमगार्ड का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था साइट्रिक अम्ल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ स्याही बनाने में कौन सा अम्ल का काम में लाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 6 को देखिए, अंग्रेजी है, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। ये आपका जो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसका पैसिव में आपको चुनने के लिए कर रहा है। तो 6 का क्या होगा, व्हेन डू यू टेक मिल्क। इसको पैसिव में जब करिएगा फ्रेंड्स तो हो जाएगा आपका व्हेन इज मिल्क टेकन बाई यू, यानी 6 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 आपका है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस गिवन। ठीक है, आपको चुनना है। तो आई वांट, ठीक है, आई वांट इसके बाद में क्या होगा, टू रन होगा या आई एम रनिंग हो, क्या होगा। तो देखिए सवाल नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आई वांट टू रन होगा, क्योंकि रन टू के बाद है V1 प्रयोग होता है हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स, वांट के साथ टू होता है। तो सवाल नंबर 7 का क्या होगा, मैं दौड़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 8 को देखिए, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। 8 का इनडायरेक्ट स्पीच में करा है, तो करा ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। इसका क्या होगा, तो 8 का जब इसको चेंज करेगा तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, ही एक्सक्लेमेड विथ वंडर दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यानी ऑप्शन नंबर है जो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा 8 का। सवाल नंबर 9 को देखें कि चूज द सुटेबल वर्ब फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स। इट खाली स्थान क्या होगा, टुमारो। तो देखिए टुमारो फ्रेंड्स फ्यूचर्स का बोध कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी हॉट टुमारो, यानी कि कल का दिन है जो गर्म हो सकता है, कल है गर्मी अधिक पड़ सकती है, ये सेंस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 9 का बी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 है कि आई लिविंग हेयर सिंस 2014। तो देखिए इसको किस तरह से बनता है, जैसे कि मैं मतलब कि 2014 से यहाँ रह रहा हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य आई है, आई के साथ क्या होगा, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2014। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देगा फ्रेंड्स, इसे को आपको पूछेगा कभी भी प्रीपोजिशन में अथी में, यहाँ सिंस क्यों लगाया फ्रेंड्स, फोर क्यों नहीं लगाया। ठीक है, तो देखिए जब डेफिनेट टाइम होता है ना, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है, आई हैव बीन लिविंग सिंस 2014, यानी कि निश्चित 2014 से रह रहे हैं। यहाँ पर रहेगा फ्रेंड्स कि आई हैव बीन लिविंग फोर, यहाँ पर कब लगेगा, फॉर 10 ईयर्स रहेगा, यानी कि संभावित टाइम रहेगा तो वहाँ पर फोर का प्रयोग होता है। सिंस का है जो डेफिनेट टाइम के लिए होता है, तो ये भी याद रखिए। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा जा रहा था कि आई क्या भरेगा, तो यहाँ पर सी हो जाएगा इसका, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2014। चलिए सवाल नंबर 11 को देखें। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है। वृत्तीय गति में कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए याद करिए, बहुत बार मैंने बताया है कि वृत्ताकार पथ पर जब भी कोई वस्तु घूमता है फ्रेंड्स, तो उसमें कौन सा बल काम करता है, तो अभिकेंद्रीय बल काम करता है। ठीक है, तो वही देखिए क्वेश्चन को इस तरह से घुमाता है कि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो इसका तो पहले आंसर आप लोग ने देख लिया फ्रेंड्स, क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा, अभिकेंद्रीय बल होगा। अब इससे संबंधित जो प्रश्न बनता है उसको भी देख ले फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए प्रश्न पूछा जाता है आपको कि जो कोई भी वस्तु है जो वृत्ताकार पथ पर चलती है, ठीक है, तो वहां पर क्या अभिकेंद्रीय बल का कार्य करता है। मौत कुआं में जो चलाता है मोटरसाइकिल फ्रेंड्स, उसमें क्या करता है, तो आपका अभिकेंद्रीय बल ही इसमें काम करता है। और देखिए फ्रेंड्स क्या कि अभिकेंद्रीय बल के अभाव में, जो अभिकेंद्रीय बल है अगर इसके अभाव हो जाए तो क्या है, वृत्ताकार जो मार्ग है या मौत कुआं में, उसमें क्या है, कोई भी नहीं चल सकता है। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल का कारण हो जाएगा। और पूछा जाता है क्या फ्रेंड्स, ये तो हो गया अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण दो बताए दिए फ्रेंड्स, आपका मौत कुआं वाला हो गया। और पूछा जाता है कपड़ा सुखाने के मशीन में और दूध से मक्खन निकालने में। ठीक है, कपड़ा सुखाने के मशीन और दूध से मक्खन निकालने के मशीन में ये सब है जो किस बल पर कार्य करता है, इसमें जो बल कार्य करता है अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, अपकेंद्रीय, याद रखिएगा अपकेंद्रीय।
और मौत कुआं समय वृत्ताकार पथ पर अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। फिर से देख लीजिए, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगाने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहता है, अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। और अपकेंद्रीय बल के बारे में जो बता रहा था, वो बता रहा था फ्रेंड्स, वो क्या है, कपड़ा सुखाने की मशीन और जो दूध से मक्खन निकलता है उस पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस तरह से फ्रेंड्स आपको कन्फ्यूजन होगा, स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ज़्यादा आंसर बताते तो कन्फ्यूज हो जाता है, तो नहीं, जो पहले प्रश्न है फ्रेंड्स उसका आंसर आप देख ले, उसके बाद मैं बताऊंगा उससे संबंधित जो प्रश्न है, जो बनने लायक है फ्रेंड्स, जो पूछा जाता है। ठीक है, और देखिए बार बार रिपीट मैं इसलिए करता हूँ फ्रेंड्स कि आप बार बार सुनिएगा तो क्या वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि आप एक बार पढ़िएगा, जिस समय पढ़िएगा तो लगेगा हमें याद हो गया, लेकिन बाद में 2-3-4 दिन में क्या होता है, आदमी भूल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर उसका रिपीटेशन हो तो वो परमानेंट मेमोरी में हो जाएगा, फिर वो सालों वर्षों तक याद रहता है। इसलिए मैं बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। ठीक है, सवाल नंबर 12 क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्षों की न्यूनतम अवधि का अनुभव होना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 वर्षों का होना चाहिए। ठीक है, कितने वर्षों का, 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? चलिए फ्रेंड्स तो बताइए, सवाल नंबर 13 का क्या हुआ, आप लोग फटाफट गेस कीजिए। तो कितना है, 8 5 13 2 15 हो रहा है। तो 15 किसका होता है फ्रेंड्स, आपका फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 होता है, यानी फास्फोरस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए जोड़ रहे हैं, 8 5 13 2 15, 15 किसका परमाणु क्रमांक होता है, फास्फोरस का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 14 को देखिए कि बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत बार बता चुके हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। अगला सवाल को लेते हैं कि समुद्र में डूबी वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 15 का राइट आंसर क्या होगा, उसे सोनार कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे सोनार को कहते हैं। जो गोताखोर होता है ना, वो भी सोनार का प्रयोग आप लोग को करता है। चलिए सवाल नंबर 16 को देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? हिंदी से है, तो इनका जन्म हुआ था बेगूसराय में। ठीक फ्रेंड्स, कहाँ हुआ था, बेगूसराय, बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ था। कहाँ, बेगूसराय के सिमरिया गांव में। तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। अगला सवाल है कि स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित उपरोक्त किनकी रचना है? स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित किनकी रचना है? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि नाक रिझी तन देत मृग नर धन हेतु समेत उपरोक्त दोहा किनकी है? 18 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका कवि रहीम का है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सवाल नंबर 19 को देखिए, राम राज्य कौन सा समास है? तो बताए थे फ्रेंड्स, का विग्रह करिए, राम राज्य यानी राम का राज्य हो गया एक तरह से, तो तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तत्पुरुष समास आराम से पकड़ा जाता है फ्रेंड्स, जिसका जोड़िए तो उसका देखिएगा आपका उसका विभक्ति चिन्ह आ जाता है। जैसे कि रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे कि विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ठीक है, तो ये सब जो आ जाता है फ्रेंड्स आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। रसोई घर हो गया, फिर चिड़ी मार हो गया, चिड़िया को मारने वाला, तो ये सब किसके, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाता है। अच्छा, द्वंद्व समास के बारे में बताया था, जैसे लोटा डोरी, दाल भात, हाइफन वाला शब्द आता है, हो गया। दिग्गु समास के बताया था, चौराहा संख्यावाचक आता है, जैसे कि चौराहा हो गया दिग्गु समास के, षष्ठ कोण हो गया दिग्गु समास के उदाहरण हो गया, त्रिकोण हो गया, ये सभी है जो दिग्गु समास का, उसको स्टार्टिंग में क्या आता है, तो संख्यावाचक आता है। चलिए सब साइड से याद करते चलिए, रिपीट करते चलिए। अगला है पतन, पतन का विपरीत यानी विलोम शब्द पूछा जा रहा था। पतन मतलब क्या होता है, नाश, खत्म होना, यानी उसका अस्तित्व खत्म होना, तो इसका उत्थान हो जाएगा उल्टा शब्द, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 20 का। चलिए सवाल नंबर 21 को देखें। सवाल नंबर 21 से प्रत्यास्था सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? 21 का राइट आंसर हो जाए, क्या कहता है, यंग गुणांक कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। प्रत्यास्था सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं यंग गुणांक कहते हैं, ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 से, एक लोलक का आयाम ए है, एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर की दे रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक है, एक लोलक का आयाम अगर ए है तो पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान कितना होगा? तो 4a हो जाएगा, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अगला है फ्रेंड्स आपका कि सरल लोलक के आवर्तकाल t एवं लोलक की लंबाई l है के बीच ग्राफ होता है। अच्छा सवाल है, देखिए सरल लोलक के आवर्तकाल एवं लोलक की लंबाई के बीच में ग्राफ कैसा होता है? तो 23 का जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, परवलय होता है। कैसा होता है, परवलय होता है।
चलिए सवाल नंबर 24 को देखिए। सवाल नंबर 24 से, जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या हो? ये देखिए टॉप मोस्ट BBI है, इस टाइप का सवाल आपको पूछा ही जाता है। तो 24 का क्या होगा कि जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल पर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अपरिवर्तित रहता है। सरल लोलक के आयाम बढ़ाइएगा तो इसका आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। 25 नंबर सवाल, 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग होता है, कितना होता है? 25 का तो कितना होता है? लगभग 2 सेकेंड के करीब होता है। याद कर लीजिएगा कि 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग कितना होता है? तो 2 सेकेंड का होता है। चलिए सवाल नंबर 26 को देखें। दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? पूछा जाता है सवाल फ्रेंड्स कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो 26 का क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट गेस करें। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अवतल दर्पण का प्रयोग वो लोग करते हैं, दंत चिकित्सक। अवतल दर्पण, इसका आंसर आप लोग को पता चल गया फ्रेंड्स। अब इससे संबंधित और जो बताते हैं वो याद रखिएगा। सब अभी तो हम लोग देखा कि दांत के डॉक्टर है जो किस दर्पण का प्रयोग करेगा? तो अवतल दर्पण का। और अवतल दर्पण का और कुछ उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो भी देख ले। जैसे आपका जो सोलर होता है फिर सोलर में, उसमें भी आपका जो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। उसके बाद में जो परावर्तक दूरबीन होता है उसमें भी आपका जो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और एक पूछा जाता है कि जो गाड़ी होता है फ्रेंड्स, तो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना, तो उसमें भी अवतल दर्पण का रहता है। लेकिन वो रहता है कैसा रहता है फ्रेंड्स? तो परावलयिक रहता है, ठीक है। परावलयिक अवतल दर्पण होता है, लेकिन अवतल दर्पण ही होता है जो गाड़ी का हेडलाइट होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद में सेविंग मिरर, जो दाढ़ी उड़ी बनाते हैं फ्रेंड्स, हजामत उजामत, जो हजाम जो पूछा जाता है कि हजामत है जो कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? हजाम जो नौआ होते हैं फ्रेंड्स, नाई होते हैं जो आपका सैलून में, तो उसमें भी आपका अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो इस सब का भी आप लोग जरूर रखिएगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग तो आप लोग को मेरे ख्याल से पता होगा फ्रेंड्स, साइड मिरर के रूप में गाड़ी में किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं कि बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह क्या होगा? तो 27 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा, ठीक है। देखिए बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है, तो इसका मतलब देखिए किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया है कि बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, लेकिन कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल होता है, फॉर्मूला ही होता है फ्रेंड्स आपका। तो कार्य क्या होता है? ये अदिश राशि, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए फ्रेंड्स। अब चलिए सवाल नंबर 28 को देखते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 28 आपका है कि यदि टक्कर में गतिज ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है, यदि टक्कर में गतिज ऊर्जा की हानि होती है और टक्कर के बाद दोनों पिंड एक इकाई के रूप में चलती है तो कहलाती है क्या? 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर कहा जाता है। अगला सवाल को लेते हैं कि प्रकाश की किरण विचलित नहीं होता है। प्रकाश की किरण विचलित नहीं होता है, कहाँ पर विचलित नहीं होता है फ्रेंड्स? तो डायरेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आयताकार पट्टिका की, ठीक है, आयताकार पट्टिका की समानांतर सतहों पर आवर्तित होकर निकलने पर है जो प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती। कहाँ से? आयताकार पट्टिका की समानांतर सतहों पर अपवर्तित होकर निकलने पर प्रकाश की किरण जो विचलित नहीं होती है। तो डी हो गया इसका राइट आंसर। सवाल नंबर 30 को देखें। ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रिया होती है। 30 का गेस करें क्या होगा फ्रेंड्स? कह रहा ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। तो नाभिकीय अभिक्रिया कहाँ होता है फ्रेंड्स? आपका तारों के अंदर होता है, जैसे सूर्य पे होता है, ठीक है। देखिए सूर्य क्या एक तारा है, सूर्य पे क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन जिसके मात्रा में जिसके फलस्वरूप भारी मात्रा में क्या ऊर्जा निकलता है, ठीक है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती कहाँ? तो तारों के अंदर होती है, जैसे सूर्य पे होते। सूर्य क्या है? तारा है। अब देखिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 31 को देखिए। देखिए फ्रेंड्स मैथ का जो सब टोटल सॉल्यूशन इस पर नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ मैथ है जो बड़ा होता है, इसमें लिखने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मेरा जो पॉइंटर था वो खराब हो गया, उसको मैं ठीक करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, उस पर मैं मैथ का सॉल्यूशन दूंगा। ऐसे भी देखिए फ्रेंड्स बिहार होमगार्ड में जो मैथ किस तरह का था, सिंपल मैथ था। तो ज़्यादा ध्यान देना है आपको फ्रेंड्स, आपको हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, और उसके बाद जीके जीएस पे, मैथ पे भी ध्यान देना है। 8 से 10 प्रश्न रहता है, तो आप जो बनाते हैं फ्रेंड्स मेरे ख्याल से उतना सफिशियंट है। फिर भी फ्रेंड्स इसका मैं अलग से आपको सॉल्यूशन दूंगा। कुछ मैथ जो वहाँ पर बनने लायक है उसको हम लोग देखते चलेंगे। चलिए सवाल नंबर 31 का देखिए, कह रहा है कि 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे फिर इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका
वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें क्या करेंगे 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका इसका जो लागत है लग जाएगा। तो देखिए इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल और फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए व्यास कितना दिया हुआ है 28 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी 14 मीटर हो गया, त्रिज्या हो गया। और फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, 22 बटा कितना हो गया, 7 हो गया, और पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान इतना हो गया, आर स्क्वायर ने 14 आया था, 14 गुने 14, 14 कहाँ से आया आपको समझ में फ्रेंड्स, चूंकि इसका व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या उसका आधा होता है। अब इसको हल कर दे, कितना हो गया, 2 कट गया, 22 गुने 2 गुने 14 आया, ठीक है। कितना आया, 22 गुने 2 गुना 14 आया, इतना आ गया फ्रेंड्स। इसका ये क्या हो जाएगा आपका, इसका निकल जाएगा आपका क्षेत्रफल है 125 रुपया कर रहा था फ्रेंड्स, ठीक है। यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो यहाँ पर कितना 125 से गुना कर देगा, ठीक है। तो आप गुना करके देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर आएगा 31 का ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 77,000 रुपये खर्च लागत आएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आपका ये फॉर्मूला पे है साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा को सरल किए, तो इसको सोल्व कर लिया फ्रेंड्स, फॉर्मूला अगर याद है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा टैन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। कॉट थीटा से इसका फॉर्मूला क्या होता है लिख करके हल करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ, 33 का जो राइट आंसर आएगा आपका 33 का आएगा जो फ्रेंड्स आपका सॉरी 33 का राइट आंसर 32 का जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स आपका बी आएगा, ठीक है। कितना, साइन थीटा आएगा, इसको होल्ड करिएगा। तो ये देखिए मैथमेटिक्स से फ्रेंड्स इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये लंबा इसमें सोल्व होगा, तो जो सोल्व होने लायक उसी को करूँगा। 33 का जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। कितना, 1154 आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसको ये देखिए बार बार पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, इसके बारे में बता भी दिया हूँ, तो इसको आप ध्यान से याद कर लें। कह रहा है फ्रेंड्स बैंकिंग शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से इस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सके कि स्वर साथ साथ रहे। तो देखिए सबसे पहले इस तरह का रहता है फ्रेंड्स, तो हम लोग स्वर देखते हैं इसमें कितना है। तो देखिए ए और आई 2 स्वर है, ठीक है, ए और आई 2 स्वर है। अब कॉन्सोनेंट कितना है फ्रेंड्स, तो 2 टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 2 स्वर हो गया, तो कॉन्सोनेंट कितना हो गया 5 हो गया। तो देखिए ये पद हो गया इस तरह से, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखिए कह रहा है कि इस तरह से लिखेंगे कि आपका स्वर है जो हमेशा साथ साथ आएगा। तो 5 पद ये तो हो गया, कितना हो गया कॉन्सोनेंट का फ्रेंड्स, एक ए भी तो आएगा जब भी लिखेंगे, तो क्या इस टोटल कितना कर लेता है 6 हो जाता है। तो इस तरह से रहेगा, तो जितना रहेगा कॉन्सोनेंट रहेगा फ्रेंड्स उससे एक बढ़ा दीजिएगा, नहीं 5 है तो कितना हो जाएगा, एक पद ए भी आएगा तो 6। अब 6 का फैक्टोरियल निकाल लीजिएगा फ्रेंड्स, तो उसका आंसर आएगा। तो 6 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6 गुने 5 इस तरह से निकलता है ना, फिर घटाते जाते हैं, 6 गुने 5 फिर कितना होगा 4 होगा, फिर गुने कितना 3 होगा, फिर किने 2 होगा। अब इस सबको देखिए गुना करिए फ्रेंड्स, और चूंकि ये कितना है 2 है, वॉवेल वाला 2 ही है ना, तो सिर्फ इसका फैक्टोरियल निकालेगा तो जो आंसर आएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो सवाल नंबर 34 का कर लिए, 6 25 30, ठीक है, 30 चक्का 20 से 120 हो गया यहाँ पर, 120 दूनी कितना 240, 240 यानी गुने 3 यानी चौतिया 72 यानी 720 आएगा। 720 इसमें देखिए नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कभी कभी इस तरह से फंसाने के लिए भी देता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा अभी बताया मैंने, 720 आएगा, ठीक है। 6 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो इतना ही आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी मैथ का है फ्रेंड्स। चलिए जो सोल्वर ये भी देखिए मैथ का लंबा सोल्व होगा थोड़ा, तो इसमें पॉसिबल नहीं है। ये भी देखिए लंबा जाएगा फ्रेंड्स। ये माध्यिका वाला फ्रेंड्स इसके बारे में तो आप लोग को पता होगा किस तरह से निकलता है, जिसको आरोही क्रम में सजा करके लिख देना है फ्रेंड्स, और जो माध्यिका का फॉर्मूला है उसको निकाल लीजिएगा। एन इसमें एन पहले कर लिया फ्रेंड्स, जैसे कि टोटल सजाइएगा तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आता है, यानी एन बराबर 10 आ जाएगा फ्रेंड्स। आपका फिर जो फार्मूला होता है 1/2 एनवा पद करके उसको लगा करके निकालिएगा, बन जाएगा। चलिए सवाल नंबर 40 को देखें। सॉरी फ्रेंड्स, सवाल नंबर 40 आपका क्या है कि एक पहिया 88 किमी दूरी तय करने में, कितना 88 किलोमीटर दूरी तय करने में आपको इतना चक्कर 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स सिंपल है, आपको कह रहा है कि 88 किलोमीटर टोटल दूरी दिया हुआ है, और कहता है इतना चक्कर लगाने में पहिए का त्रिज्या, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई आर, आई कितना इतना में अगर इतना चक्कर लगाता है तो कितना हो गया आपका 1000 चक्कर लगाया, तो इतना हो गया। टोटल दूरी कितना दिया हुआ है आपका 88 किलोमीटर। तो देखिए समीकरण बन गया ना, देखिए
वृत्त का परिधि 2πr होता, इतना बार चक्कर लगाया तो इसका टोटल यही निकल गया, क्या निकल गया, वृत्त का परिधि। यही आपका टोटल दूरी आपका यहाँ पर दिया हुआ है 88 किलोमीटर। तो देखिए बन जाएगा अब ना, अब इससे आर का मान निकल जाएगा, त्रिज्या का मान पूछा जा रहा था कितना आया यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कि 1000 गुना कितना 2πr बराबर 88 है, किलोमीटर है। इसको जब मीटर में गुना करिएगा, मीटर में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, इतना गुना 1000 से मीटर से गुना कर देंगे। अब इसको हल करिएगा फ्रेंड्स, यानी 1000 गुने 2πr, पाई का मान 22/7 दे दीजिएगा। अब इसको हल करिएगा तो आपको जो राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, 40 का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 14 मीटर आएगा। पूछा क्या जा रहा था, त्रिज्या कितनी होगी, तो 14 मीटर होगा। चलिए देखिए भी लंबा जाएगा फ्रेंड्स। ये सब बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर 5 संख्याओं का योग इतना है, पहली 2 संख्याओं का औसत इतना है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत का 70 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, समीकरण बना करिएगा, हल हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 43 से देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 43 आपका क्या है कि दक्षिणा पथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण किया था। चलिए अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 43, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका श्री सातकर्णी प्रथम ने किया था। दक्षिणा पथपति, ठीक है, दक्षिणा पथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की थी, तो इसका राइट आंसर होगा 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 44 को देखिए, कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था। 44 का, तो कण्व का कौन था फ्रेंड्स, वासुदेव, सभी को जानते होंगे मेरे ख्याल से, ऑप्शन नंबर सी होगा। कण्व वंश का जो संस्थापक थे कौन थे, वासुदेव थे। अगला सवाल को देखें। अगला सवाल आपका है कि श्रवण बेलगोला में गोमेतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था। अच्छा सवाल ये भी है 45 का, तो किसने, चामुंडा राय ने किया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर है चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है। तो 46 का आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स कि चरक संहिता है जो चिकित्सा के किससे है, तो आयुर्वेद से, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 47 को देखते हैं। कुषाण शासक कनिष्क के राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। चलिए आप लोग बताइए फटाफट, इसका गेस करिए। तो इसका जो क्या हुआ था, 78 AD में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुषाण वंश के कनिष्क के राज्याभिषेक कब हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 48 को देखिए। सवाल नंबर 48, सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया था। देखिए इस तरह से सवाल भी पूछा जाता है, क्यों गया था, तो क्यों गया था, क्योंकि सामान्य रास्ते को भोज परमार ने रोक लिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। सोमनाथ को जीतकर, आपको सभी पता है फ्रेंड्स कि महमूद गंज में सोमनाथ को मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। इन्होंने 17 बार टोटल आक्रमण किया था। तो जब वो लूट करके जा रहा था तो कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया था, क्योंकि सामान्य जो रास्ता था उस पर भोज परमार ने रोक लिया था। यही कारण है कि जो महमूद गजनवी है जो आपका कच्छ की खाड़ी से होकर के गया था। 48 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 49 को देखें। और ये मैंने बताया फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा कि 1025 में इन्होंने आक्रमण किया था ना। सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था, तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण करके लूटा था फ्रेंड्स, जरूर याद रखिएगा। और इससे संबंधित एक और प्रश्न होता है, चलिए इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब ही कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो प्रश्न बनता है उसको देख लेते हैं। पहला तो ये हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया। दूसरा में कि जो कितने बार आक्रमण किया था, तो 17 बार आक्रमण किया था। उसके बाद में है क्या फ्रेंड्स कि आपको सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया था, तो 1025 ईस्वी में किया था। और ये पूछा जाता है कि जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था उस समय गुजरात के शासक कौन थे। तो उस समय गुजरात के जो शासक थे फ्रेंड्स आपका भीम प्रथम, ठीक है, कौन थे, भीम प्रथम के शासनकाल में आपका है जो महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 49 को देखते हैं। सवाल नंबर 49 आपका मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये मोपला विद्रोह के बारे में मैं बताया हूँ। आज के जो मैं मॉक टेस्ट डाला था फ्रेंड्स उसमें देखिए प्रश्न में डाला था। अब मोपला विद्रोह हुआ था किसके शासनकाल में, ये आपका हुआ था लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 1922 ईस्वी में। ठीक है, कहीं पे 5 फरवरी देगा फ्रेंड्स, कहीं पे 4 फरवरी देगा, तो ठीक है देख लीजिएगा, 5 रहेगा तो 5 मारिएगा, 4 रहेगा तो 4, तो 4 या 5 फरवरी को 1922 ईस्वी में जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था वो है जो आपको लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ था। और लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में ही मोपला विद्रोह हुआ था। तो देखिए 2 इसमें कनेक्ट हो गया फ्रेंड्स। अब पूछा जा रहा है आपका कि मोपला विद्रोह हुआ था जो कहाँ हुआ था 49 का। तो देखिए जो मोपला विद्रोह हुआ था आपका कहाँ, तो मलबार तट पर हुआ था 1921 ईस्वी में, मलबार तट पर हुआ था। ठीक है, यानी
ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कब हुआ है? 1921 में। किसके शासनकाल, वो भी मैंने बता दिया। चलिए सवाल नंबर 50 को देखते हैं। शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? देखिए आपको ताशकंद समझौता के बारे में होमगार्ड में पूछा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये सब प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट रखिए और देखिए किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो 50 का शिमला समझौता पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? 50 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो। ऑप्शन नंबर बी 50 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 51 को देखें। सवाल नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? 51 का राइट आंसर होगा, नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला सवाल को लेते हैं, निम्नलिखित में से लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? चलिए गेस करें 52 का। देखिए लैटेराइट मिट्टी आपका तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु, उड़ीसा और कर्नाटक में। चलिए इससे संबंधित एक और प्रश्न, पहले तो ये देख लिया फ्रेंड्स, इसका आंसर पता चल गया। अब देखिए क्या पूछा जाता है कि चाय एवं इलायची खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो चाय और इलायची के इलायची के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो लेटेराइट मिट्टी। याद रखिएगा, चाय की खेती लेटेराइट मिट्टी में होती है, इलायची की खेती भी है जो आपका लेटेराइट मिट्टी में होती है, और ये तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा में ये पाया जाता है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। 53 है, सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए ये सब प्रश्न कितना बार मैं बता चुका हूँ, आप लोग गेस करिए। 53 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा? उसको खादर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए खादर जलोढ़ मिट्टी, देखिए इसमें बहुत सारा जीके बन रहा है फ्रेंड्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पहले जो सवाल करा उसका जवाब देखिए कि सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। दोमट मिट्टी कहा जाता है। ये चावल और गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी माना जाता है जलोढ़ मिट्टी को। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी का भी दो प्रकार होता है, एक नवीन जलोढ़ होता है, एक पुरानी जलोढ़ होता है। तो जो नवीन जलोढ़ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। वही यहाँ पर प्रश्न आपको पूछा गया है। तो जो नई जलोढ़ होता है, नवीन जलोढ़, उसको खादर कहते हैं, और जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है उसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। यही पुराना रहेगा तो क्या कहेंगे? उसे बांगर कहेंगे। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? 54 नंबर सवाल का। तो 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना आरंभ हुई थी। कब? 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए याद हो गया फ्रेंड्स, बाघ परियोजना है जो कब आरंभ की गई थी? तो 1973 में। चलिए अब इससे संबंधित कुछ और बताते हैं। फिर से अगर पूछा जाए आपका हाथी परियोजना कब चालू हुई थी फ्रेंड्स? तो बाघ परियोजना तो 1900 कितना में हुआ था? 73 में, ठीक है। लेकिन हाथी परियोजना इसके पहले 1922 ईस्वी में हो गया था, जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था फ्रेंड्स। उसी समय, सॉरी 22 नहीं फ्रेंड्स, बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में हो गया ना फ्रेंड्स आपका, और हाथी परियोजना फ्रेंड्स 22 नहीं 1992 में हुआ था। मिस्टेक हो गया था फ्रेंड्स। हाथी परियोजना है जो आपका 1992 में हुआ था। बाघ परियोजना कब हुआ था? 1973 में ही। और हाथी परियोजना अगर पूछे तो 1992 में इसका प्रारंभ हो गया था। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि ये हो गया यहाँ पर है, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से 55 का। तो देखिए यूरेनियम है जो कहाँ पाया जाता है? तो आपका ये झारखंड के सिंहभूम में यूरेनियम पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। जादूगोड़ा का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। जादूगोड़ा का जो खान है जो इसी के लिए है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है आपका? ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम। सिंहभूम कहाँ पड़ता है? तो झारखंड के सिंहभूम है, ठीक है फ्रेंड्स। झारखंड के जो सिंहभूम से यूरेनियम प्राप्त होता है। और फ्रेंड्स ये जादूगोड़ा पूछेगा फ्रेंड्स, तो आपका भारत में यूरेनियम के लिए जो जादूगोड़ा जो खान है वो सबसे प्रसिद्ध है। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हाँ सी हो गया। चलिए सवाल नंबर 56 को देखें। निम्नलिखित पर विचार करना है फ्रेंड्स। 56 का विचार करिए। महादेव पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सह्याद्री, उपर्युक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? इसमें से उत्तर से दक्षिण का सही क्रम पूछा जा रहा है, उत्तर से लेकर के दक्षिण का। तो इसका जो राइट आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर सी दे रहा है। उत्तर से यानी पहला होगा सबसे पहले महादेव पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण, उसके बाद में होगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ, उसके बाद सह्याद्री पर्वत। याद हो गया होगा फ्रेंड्स, उत्तर से दक्षिण ना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण तो सबसे पहले महादेव हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद में हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, उसके बाद सह्याद्री हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक रही थी? 57 का। तो किसका होगा उत्तर प्रदेश के बाद? किसका था फ्रेंड्स? आपका महाराष्ट्र का था ना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा स्थान पे कौन था फ्रेंड्स आपका? तो आपका बिहार था। तो याद रखिए जनगणना जो 2011 में हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर कौन था? महाराष्ट्र था। तीसरा स्थान पर आपका बिहार था और चौथा पर पश्चिम बंगाल था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। देखिए बहुत बार बताए हैं, पहले भी मैं करा चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे 9 डिग्री, इसका आंसर पहले समझ गए फ्रेंड्स, अब इसी के बारे में बताता हूँ। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है तो अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। अंडमान को किससे? निकोबार द्वीप से पृथक करता है 10 डिग्री चैनल। अब अगर पूछे 9 डिग्री 8 डिग्री, तो ये भी याद कर लिए। 10 डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री। अब देखिए 9 डिग्री किसको करता है, इसको हम देखते हैं। तो 9 डिग्री चैनल जो आपको लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को करता है। ठीक है, लक्षद्वीप और आपका मिनिकॉय, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप को किससे अलग करता है? तो मिनिकॉय को अलग करता है। ये कितना हो गया? 9 डिग्री चैनल। अब 8 डिग्री अगर चैनल पूछे फ्रेंड्स, 8 डिग्री चैनल किसको किसको करता है? तो अब क्या करता है? ये मालदीव एवं मिनिकॉय को अलग करता है। ठीक है, मालदीव और किसको? तो मिनिकॉय को अलग करता है। तो तीनों याद रखे फ्रेंड्स, एक के साथ तीनों रखे, हो सकता है कौन पूछेगा क्या पता। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से करता है। और 8 डिग्री चैनल है जो आपका मालदीव एवं मिनिकॉय को पृथक करता है। सवाल नंबर 59 को देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका तो पता होगा, सांगपो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 60 इनमें पंचायत समिति का अंग कौन है? इसमें पंचायत समिति का अंग कौन है 60 का? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रमुख। ठीक है, पंचायत समिति का अंग कौन है? तो प्रमुख है जो पंचायत समिति का अंग है। डी इसका राइट आंसर होगा। 61 नंबर सवाल को देखें कि किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो क्या कहता है? उसे हित समूह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट होगा। किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है? हित समूह के नाम से पुकारा जाता है। 62 नंबर सवाल देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? कौन सा मुकदमे में? 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेरूबारी मुकदमा में। किसमें? बेरूबारी विवाद जो कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1960 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, बेरूबारी मुकदमा। अच्छा सवाल है, एक बार फिर से सुन लें कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरूबारी मुकदमा कब हुआ था? तो 1960 में इसमें। अगला सवाल को लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की राज्यकाज की भाषाएं कौन कौन है? चलिए फ्रेंड्स 63 का गेस करें फटाफट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। यानी कि अभी इससे इसका आंसर आप देख लिए फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं हैं, ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल इससे क्या बनेगा फ्रेंड्स? पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान में राजकाज की भाषा कितनी भाषाएं? तो कितने? अच्छा है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। और नया जो कौन बना है लास्ट में फ्रेंड्स? तो आपका स्पेनिश बना है। तो ये भी पूछा जाता है लास्ट में जो बना जो, तो याद रखिएगा यही सब है जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं, सबको याद कर लीजिएगा। कितने टोटल है? 6 है। अगला सवाल को देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना किस दिन हुई थी? चलिए फटाफट इसका गेस करिए। तो कब हुआ था फ्रेंड्स? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। यही कारण है कि फ्रेंड्स प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कितने तारीख को? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड्स। और इसमें है जो अस्थायी सदस्य, ये भी याद रखिए फ्रेंड्स, इसका जो 5 अस्थायी सदस्य है, 5 देश है जो अस्थायी सदस्य है इसका, और 10 है जो क्या है? अस्थायी सदस्य है। अगला सवाल को लेते हैं। अगला, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा सवाल है। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा बिल गेट्स। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 66 को देखिए। सवाल नंबर 66 है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 10वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया है? देखिए करंट अफेयर्स का प्रश्न है, अच्छा है।
तो 66 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में क्या है। क्या था सवाल, संस्कृति मंत्रालय द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 10वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया है, तो मध्य प्रदेश में किया है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। अच्छा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है, तो 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गुलाब हो जाएगा। देखिए गुलाब का कलम लगाया जाता है। अगला सवाल को देखते हैं, जी का मान 68 का क्या होगा, जी का मान क्या होगा, विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है, नहीं पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, आपका यही राइट आंसर होगा। ठीक फ्रेंड्स, फिर आगे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है, नहीं गलत है, ये सभी है जो आपका गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए इसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। याद रखिएगा कि जी का मान जो स्मॉल जी होता है फ्रेंड्स, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान है जो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर क्या होता है, कमता है। ठीक है, पृथ्वी की केंद्र की ओर जाने पर कमता है। अब चलिए, जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर क्या होता है, बढ़ता नहीं है, क्या होता है, घटता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर जी का मान घटता है और पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर भी जी का मान क्या होता है, आपका घटता है, घटता। अब फ्रेंड्स, अब देखिए विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुव पर कभी गलत है, ज्यों ज्यों विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे फ्रेंड्स तो जी का मान बढ़ेगा और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। तो ये जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 69 को देखें। सवाल नंबर 69 आप लोग के सामने है, क्या है, इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है। चलिए अच्छा सवाल है, फंसाया है फ्रेंड्स। सबसे लंबी नदी कौन है आपका, तो गंगा नदी है। गंगा का जो उद्गम स्थल है आप लोग को पता ही है फ्रेंड्स, गंगा में होता है। ठीक है गंगोत्री से होता है ना, यानी जो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर पहले देख लें क्या होगा, तो डी हो जाएगा। इनमें से सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में होता है तो गंगा हो जाएगा। ठीक है, गंगा का उद्गम ही होता है। इसका कहाँ, गंगा नदी का उद्भव कहाँ होता है, गंगोत्री के पास जो गोमुख हिमानी है फ्रेंड्स, वहीं से निकलता है गंगा नदी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए सवाल नंबर आगे है फ्रेंड्स आपका कि CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान है 70 का, तो इसका जो आप CO का हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा 70 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 56 यूनिट। ठीक है, चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था धोवन सोडा को क्या कहते हैं, तो सोडियम क्या कहते हैं, कार्बोनेट बताया था मैं। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, आप ABC करके इसका ऑप्शन करके हमें बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आप कमेंट करके हमें इसका आंसर आप बताइएगा कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ए वाला ऑप्शन होगा या बी वाला होगा या सी वाला होगा या डी वाला। तो 71 नंबर सवाल लिख करके फ्रेंड्स अब ए या बी या सी क्या होगा हमें आप जवाब दीजिएगा 71 नंबर का। चलिए सवाल नंबर 72 को देखते हैं। सवाल नंबर 72 है कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कार्यालय कहाँ स्थित है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कार्यालय कहाँ है, 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में है। अगला है फ्रेंड्स गति का प्रथम नियम की परिभाषा कौन देता है। देखिए ये भी प्रश्न मैं बहुत बार बताया हूँ, रिपीट करके बताया, तो चलिए पहले इसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। गति का प्रथम नियम किसका परिभाषा देता है फ्रेंड्स, आपका बल का परिभाषा देता है। गति का द्वितीय नियम है जो क्या देता है, बल का सूत्र देता है, व्यंजक देता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि गति के किस नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है या तो इसका व्यंजक प्राप्त होता है, तो दूसरा नियम से। अब पहला नियम से क्या होता है फ्रेंड्स, गति का प्रथम नियम से क्या होता है, बल का परिभाषा मिलता है। अच्छा, गति का जो प्रथम नियम है फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं, तो जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो आप लोग इसे जरूर याद रखें, जड़त्व के नियम किसे कहते हैं, तो गति का प्रथम, न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो कितना सवाल बताएं फ्रेंड्स, सबको याद रखें। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि ग्रैंड स्लैम शब्द संबंधित है। चलिए ये भी प्रश्न पूछा गया है बहुत बार, किससे है, तो आपको लॉन टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए सवाल नंबर अगला देखें कि ध्वनि खालिस्तान एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है, क्या करती है, 75 का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा। ध्वनि है जो यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। याद रखिए फ्रेंड्स, ध्वनि है जो यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। अगला सवाल को देखिए, जो किसी का उपकार न माने उसे क्या कहते हैं, हिंदी से है। तो देखिए जो किसी का उपकार नहीं माने उसे कृतधन कहते हैं, क्या कहते हैं, कृतधन कहते हैं। लेकिन जो किसी का उपकार माने उसे क्या कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे। तो दोनों याद रखिए, नहीं मानेगा तो कृतधन कहलाएगा, मानेगा तो कृतज्ञ कहलाएगा। अगला है फ्रेंड्स कि राम खाना खाएगा, इस वाक्य का क्रमवाच्य रूप क्या होगा। राम खाना खाएगा 77 का क्या होगा,
तो हो जाएगा राम के द्वारा खाना खाया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कुत्ते ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक का है? तो देखिए कर्ता ने कर्म को आ रहा है, ऑप्शन नंबर 78 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, इनमें से, ठीक है, इनमें से विशेषण है, विशेषण कौन है? तो विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है, तो बालक तो होगा नहीं, लिखा भी तो होगा नहीं, क्योंकि तो होगा नहीं, तो गोल होगा। देखिए विशेषता बता रहा है, गोल, लंबा, चौड़ा, आढ़े, टेढ़ा, मेढ़ा, ये सभी क्या है? विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि विशेषण किसी की विशेषता बताता है। तो आप लोग पकड़ सकते हैं, गोल है, लंबा कहेगा वो भी विशेषण होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है फ्रेंड्स आपका शेर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? शेर का शेरनी होता है, सबको पता है, 80 का, ऑप्शन नंबर सी। निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? ठीक है, कह रहा है आपका कि निम्न कण एक गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें सबसे अधिक संवेग किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा, प्रोटॉन का होगा, ड्यूट्रॉन का होगा या अल्फा कण का होगा? 81 नंबर सवाल का राइट आंसर अल्फा कण का है, जो उसका वेग संवेग सबसे अधिक होगा। किसका? यानी आपका 4 कण इसमें दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण सब है, जो क्या चल रहा है फ्रेंड्स? एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहा है, लेकिन इसमें सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो अल्फा कण का होगा। अगला सवाल को लिखते हैं कि जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है? 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम और निकेल से होता है। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं, अम्लीय वर्षा प्रायः अधिक मात्रा में होता है, सभी को पता है फ्रेंड्स, सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना, तो सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें होता है, क्या होता है? गेस करिए, 83 का क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। अम्लीय वर्षा में प्रायः अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या फ्रेंड्स? तो आपका सल्फ्यूरिक। किसके कारण होता है फ्रेंड्स? तो SO2 और NO2 के कारण ही होता है अम्लीय वर्षा। सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा कहाँ होता है? तो नॉर्वे में होता है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो पहले क्वेश्चन क्या करा वो देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होती है? ठीक है, 83 का, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए फिर कि अम्ल वर्षा किसके कारण से होता है, तो आपको पता है SO2, ठीक है, और NO2 के कारण होता है। SO2 और NO2 के कारण ही आपका अम्ल वर्षा होता है, तो ये भी याद रखिए। कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो नॉर्वे में होता है। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड 84 को देखें कि फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, प्रशीतक के रूप में किया जाता है फ्रीऑन का प्रयोग। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 85 को देखिए, परिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? चलिए बताएं, 85 का राइट आंसर क्या होगा? केचुआ, जीवाणु, फंजाई या तो प्रोटोजोआ के होता है। तो सवाल नंबर आपका 85 का क्या होगा? परिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? 85 का राइट आंसर आपका केचुआ होगा। केचुआ मतलब समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, जो धान के खेत में होता है, देखे जो होता है ना, उसके द्वारा होता है। केचुए के द्वारा परिसंचरण होता है। ठीक है, बहुत सारे प्रोटोजोआ या जीवाणु मार देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, राइजोबियम वाला नहीं होगा, इसमें हो जाएगा परिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिए केचुआ के द्वारा से ये होता है। देखिए केचुआ क्या करता है कि जो देखिए मिट्टी को भूरभूरी बना करके उसमें नाइट्रोजन प्रदान करता है, जो अपन देखे होंगे, जिसको केचुआ देहाती भाषा में चेरा भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो क्या करता है? केचुआ मिट्टी को भूरभूरी बना देता है। ठीक है, और देखिए आपको ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि केचुआ किसान का मित्र किसे कहा जाता है? किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो ये केचुआ है ना फ्रेंड्स, इसी को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, किस लिए कहा जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि ये क्या है, भूमि को भुरभुरा करके उसमें नाइट्रोजन प्रदान करता है, उर्वरक बना देता है। तो वही करा, परिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है? तो केचुआ के द्वारा होता है। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स, कवक फंगस यानी द्वारा फैलने वाला बीमारी है। कवक द्वारा कौन सा बीमारी फैलता है? 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कवक द्वारा आपका हो जाएगा आपका वोलाइक क्रीम, यानी रिंग वॉर्म होता है आपका फ्रेंड्स। ठीक है, रिंग वॉर्म होता है वो आपका कवक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को 87 को देखते हैं कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या है? इसका आंसर तो आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, गोरा या काला किसके? तो मेलानिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 88 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 88 को क्या है? सवाल नंबर 88 है कि भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे क्या कहते हैं? भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे क्या कहा जाता है? 88 का राइट आंसर उसे विनिमय दर कहा जाता है। याद करते चलिए, इकोनॉमिक्स का अच्छा सवाल है। क्या कहते हैं? विनिमय दर। अगला सवाल है, अस्थिर विनिमय दरों का निर्धारण करता है कौन करता है?
89 का। 89 का हो जाएगा आपका मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा 89 का। चलिए 90 नंबर सवाल को देखिए। बजट सरकार के आय व्यय का वार्षिक कथन होता है जिसे पेश करते हैं। कौन पेश करते हैं? सिंपल सा है, वित्त मंत्री पेश करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि भारत के 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था ना, यानी ऑप्शन नंबर सी इतना, जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 92 नंबर सवाल को देखें। हमारे देश में खाद्य असुरक्षित व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। अच्छा सवाल है, हमारे देश में खाद्य असुरक्षित व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? तो 92 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में है। अगला सवाल को देखते हैं। हम तारे को टिमटिमाते हुए देखते हैं, किसके कारण से? ठीक है, तो क्या होता है उसमें? प्रकाश के अपवर्तन। याद रखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 93 का सवाल नंबर 94 को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चलिए फटाफट गेस करें, इसमें क्या होगा? 94 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट गेस करें। तो सबसे अच्छा हो जाएगा फ्रेंड्स जो इसमें नमक युक्त यानी खारे पानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए बहुत कॉमन सेंस का भी प्रश्न है फ्रेंड्स, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, इस टाइप का प्रश्न पूछ देगा। देखिए धातु नहीं दिया है, तांबा चांदी सब दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होगा? तो ठंडा पानी, गर्म पानी, आश्रित पानी या समुद्र का पानी? समुद्र का पानी, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। ऐसे भी देखिएगा फ्रेंड्स, पानी में नमक डाल दीजिएगा तो क्या विद्युत का अच्छा सुचालक हो जाता है, मतलब उसमें बढ़ जाता है उसका कैपेसिटी चालकता का। तो याद रखिएगा खारे समुद्र जल का पानी है जो 4 ऑप्शन में से इसमें है जो अच्छा सुचालक है, समुद्र का पानी। चलिए 95 को देखें। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ट्यूनेशिया का राष्ट्रपति चुना गया है? 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैस सैयद को हाल ही में ट्यूनेशिया का राष्ट्रपति चुना गया है। 96 को देखें कि चूज द करेक्ट सफिक्स इन द गिवन सेंटेंस, इट वाज हिज सिर फुलिस। सफिक्स मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मैं पहले बता चुका हूँ, प्रत्यय होता है जो शब्द के लास्ट में, तो फुलिस के साथ क्या हो जाएगा? फुलिसनेस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फुलिसनेस हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, चूज द करेक्ट परफिक्स यानी कि उपसर्ग के बारे में करा इन द गिवन सेंटेंस। तो द बॉस टोल्ड मी टू राइट द रिपोर्ट यानी री राइट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, री राइट यानी पुनः लिखने के लिए बोला है। द बॉस टोल्ड मी टू री राइट द रिपोर्ट, पुनः लिखने के लिए रिपोर्ट बॉस ने कहा था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका इसमें लग जाए प्रीफिक्स। अब देखिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 98 है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो, उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हिज वॉइस इज वेरी स्वीट हो जाएगा। 98 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, हिज वॉइस इज वेरी स्वीट यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 99 को देखें। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस बिलो, ही फेल्ट पीटी, पीटी फोर होता है फ्रेंड्स, ही फेल्ट पीटी फॉर द पुअर यानी कि उसे गरीबों के लिए दया है। ठीक है, अनुभव किया, उसको दया आया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 99 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड गिवन कमिटी। तो कमिटी किस तरह से लिखाता है? तो गेस करें फ्रेंड्स, सवाल नंबर 100 का कमिटी आपका इस तरह से लिखाता है, ऑप्शन नंबर ए COMMITT और EE। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें 3 बार आता है जो डबल आता है, 2 बार डबल एम आया फ्रेंड्स, उसके बाद 2 बार डबल टी आया, उसके बाद डबल टी आया। कमिटी मतलब क्या होता है? समिति होता है। ठीक है, क्या होता है? समिति होता है। तो देखिए 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स, हम लोग जितना बना उतना डिस्क्राइब करके देखते हुए चले। तो इसी तरह से प्रत्येक दिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक फुल प्रैक्टिस सेट दूँ फ्रेंड्स, और सवेरे के टाइम में आपको मॉक टेस्ट दूँ, जिससे आपको पता चले तैयारी का लेवल आपका कैसा चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।